how will you use it, right? So there is nothing called neutral. Okay, only two types of belief. न्यूट्रल बिलीफ जैसा कुछ नहीं है, सपोर्टिव बिलीफ है और नॉन सपोर्टिव बिलीफ है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है जो आपको न्यूट्रल लग रहा है, आपको पता नहीं है कि किस चीज में सपोर्ट कर रहा है और किस चीज में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन कोई भी मान्यताएं बनाता है तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बनाता है, ठीक है। बिलीफ की क्लास में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा बिलीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये बनता है, उस पर और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में बस इसका मीनिंग समझ लें कि बिलीफ मतलब anything that you consider to be true in your mental model. There can be two types of belief you are holding in your subconscious: supportive belief, non-supportive belief. Supportive belief वो जो किसी गोल तक पहुंचने में आपको मदद करेंगे, और नॉन सपोर्टिव बिलीफ वो जो किसी गोल तक पहुंचने में आपको रोकेंगे, ठीक है। सर, इज एंजाइटी नॉन सपोर्ट? एंजाइटी इज नॉट अ बिलीफ, एंजाइटी इज अ रियलिटी। रियल है ना एंजाइटी, एंजाइटी बिलीफ का है। हर चीज सिर्फ बिलीफ थोड़ी होगी। आप अभी अपने घर में बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये बिलीफ थोड़ी है आपका, ये तो रियलिटी है, ठीक है। एंजाइटी इज नॉट अ बिलीफ, ओके। एंजाइटी इज a biological response that is real happening in your body, okay, it is real, so it's not your belief. हाँ, बिलीफ ये हो सकता है कि जरूर मैंने पुराने जन्म में कुछ गड़बड़ की थी, इस वजह से मेरे को ये एंजाइटी हो रही है, दिस कैन बी अ बिलीफ। हाउ इट इज डिफरेंट? परसेप्शन मोमेंट टू मोमेंट होता है, प्रेजेंट मोमेंट में होता है, बिलीफ कॉन्क्रीट होते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन तो हर चीज परसेप्शन है, आप बैठ करके सनसेट देख रहे हैं, परसेप्शन है आपका, बिलीफ थोड़ी है ये। बिलीफ की क्लास में बताएंगे आपको कि बिलीफ कैसे बनते हैं। मीनिंग क्लियर आ गया? मीनिंग क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में लिखें सेम पेज इफ द मीनिंग ऑफ बिलीफ इज क्लियर, कि हम हमारे मेंटल मॉडल में जिन बातों को सच मान के चल रहे हैं, किसी ना किसी वजहों से हमने उसे सच मान लिया। हो सकता है हमारे माता पिता ने हमें कहा इसलिए हमने सच मान लिया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, या हम जिस कल्चर में पैदा हुए उस कल्चर में ये माना ही जाता है, टीचर्स ने पढ़ा दिया, या फिर कुछ जनरलाइजेशन आपने कर लिए। आप 3 बार बिजनेस में फेल हो गए तो आपने मान्यता बना ली दैट बिजनेस इज नॉट माय कप ऑफ टी। अब ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन आपके खुद के अनुभव ने इसको शेप कर दिया है, और आपके खुद के अनुभव से आपने जनरलाइज करके ये मान्यता बना ली है, ओके। अब आए न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, अगला स्तर क्या है? अगला स्तर है वैल्यू। एनवायरमेंट हो गया, उस एनवायरमेंट में हम बिहेवियर पैदा कर रहे हैं, फिर हम उसमें कुछ स्किल भी एग्जिबिट कर रहे हैं। तो अगर आप सपोज एक हाउसवाइफ है और घर में है, तो वहां पे भी एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में रोज आप कुछ बिहेवियर जनरेट करती होंगी, उस एनवायरमेंट में आपके कुछ स्किल्स होंगे, मे बी आप फाइनेंशियल बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, घर को बहुत ऑर्गेनाइज रख रहे होंगे, या फिर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, अटेंशन, घर की हेल्थ का शायद ध्यान रख रहे होंगे। कुछ तो स्किल्स होंगी जो आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे। उस घर के बारे में शायद आपके आपके बिलीफ भी होंगे कुछ, ठीक है, कि एम्बिशन से पहले परिवार आता है, पहला ध्यान परिवार का रखना जरूरी है, ठीक है। अ, या फिर कुछ ऐसे बिलीफ होंगे कि एक फीमेल ही परिवार को खुश रख सकती है, हेल्दी रख सकती है, ऐसे कुछ बिलीफ हो सकते हैं आपके, राइट। तो देर आर सर्टेन बिलीफ्स that are supporting you to evolve in that environment. Now next is value. अगला है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू?
moral principles, ethics, संस्कार, पर्सनल मोरालिटी, प्रायोरिटी। एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, वैल्यू का मतलब सिंपल समझे। वैल्यू मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन डीपर लेवल। तो बिलीफ और वैल्यू में क्या अंतर है? बिलीफ मतलब आप डीप लेवल पे किसे सच मान के चल रहे हो, और वैल्यू मतलब डीप लेवल पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? वैल्यू हो सकती है ऑनेस्टी कैन बी ए वैल्यू, फैमिली कैन बी ए वैल्यू, लव कैन बी ए वैल्यू, पावर कैन बी ए वैल्यू, money can be a value, wealth can be a value, appreciation can be a value, respect can be a value. Yes. आपकी मैनुअल में मैंने लिस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ऑलरेडी देके रखी है, उसी को हम यूज करते हुए आपकी टॉप 5 वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू का मीनिंग क्लियर है आपको? तो बिलीफ और वैल्यू का अंतर क्या है? बिलीफ वो जो चीजें आप सच मान के चल रहे हैं, वैल्यू वो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम जीवन में पता कब आती है? प्रॉब्लम जीवन में तब आती है जब आपकी वैल्यू और बिलीफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। तो जब भी आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट पता है किस स्तर पे आ सकती है? कॉन्फ्लिक्ट आती है, कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगी जब दो बिलीफ आपस में टकरा रहे हैं आपके, कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगी जब वैल्यू और बिलीफ आपस में टकरा रहे हैं, और कभी दो वैल्यू आपस में टकरा जाएंगी। देन यू बिकम इनडिसाइसिव, बिकॉज वैल्यू हमारे जीवन में प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि व्हाट इज मोर प्रायर फॉर मी। व्हेन द वैल्यूज आर डीपली नॉट क्लियर, यू बिकम indecisive and you live in conflict. For example, कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, हर रोज एक इमोशनल अब्यूज से गुजरते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज से गुजरते हैं, नीचा दिखाया जाता है आपको, टॉक्सिसिटी है रिश्ते में। अब एक तरफ आपकी वैल्यू है सिक्योरिटी, ठीक है, और एक तरफ आपकी वैल्यू है रिस्पेक्ट। फाइन, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, ना आप अपना ख्याल रख सकती हैं, ना आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं, क्योंकि आप कुछ कमाती नहीं है। तो अब क्या होगा? आपकी रिस्पेक्ट कहेगी कि निकल जाए इस रिश्ते से। अब आपकी सिक्योरिटी कहेगी बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। जिसको प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है दैट रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो इंसान अपना कोई रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिए। एक इंसान नौकरी में, उसकी वैल्यू है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्रीडम। ओके, एक वैल्यू है सिक्योरिटी। अब वो नौकरी में उसे फ्रीडम नहीं मिल रही, और खुद का बिजनेस करे तो सिक्योरिटी चली जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, बार बार इसके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। जिसको पता है कि सिक्योरिटी ही मेरी है, सपोज इसने गवर्नमेंट जॉब ले ली और इसको पता है कि सिक्योरिटी ही मेरा नंबर 1 है, ये कभी शिकायत नहीं करेगा। ये अपनी पेंशन की प्लानिंग कर रहा है, ये अपनी एसआईपी कटा रहा है, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, सरकार से पेंशन आएगी, बस पेंशन खाएंगे, क्या करना है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्यों लोड लेना है जिंदगी में। इसका कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है। जो नौकरी लग गई है उस नौकरी को चलाना है बस। टाइम टू टाइम तनख्वाह आ जाए घर पे, बच्चों की फीस चली जाए, ईएमआई चली जाए, इससे बाहर इसे कुछ सोचना ही नहीं है दुनिया में। तो अब ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, आपका फुलफिलमेंट सिर्फ अलाइनमेंट से आता है। ठीक है, अलाइनमेंट, किस चीज का अलाइनमेंट?
कि आप जो जीवन जी रहे हैं और आपकी जो कोर वैल्यूज हैं, ये दोनों अलाइनमेंट में है कि नहीं है। 24 घंटे में से आप 8 घंटे सो जाते हैं, यानी कि एक इंसान अपना 33% लाइफ सोने में गुजारता है, 33% लाइफ तो सोने में चली जाएगी आपकी। ठीक है। अब बचे 16 घंटे जागते हुए के। इन जागते हुए आवर्स में जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो ज्यादातर समय काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपके जीवन में फुलफिलमेंट जो है वो आपके काम से आता है, जो भी वर्किंग है। मगर आपका काम अगर आपकी डीपर कोर वैल्यूज को अलाइनमेंट में नहीं लाता है, अगर आपके काम से आपकी डीपर कोर वैल्यूज फुलफिल नहीं होती हैं, आप एक अनफुलफिल्ड इंसान की तरह जिएंगे। और ये पता है जनरली पता कब चलना शुरू होता है? ये पता चलना शुरू होगा आपको जैसे जैसे आप 30s में घुसने लगेंगे। क्योंकि पहले 30-32 सालों तक तो समाज का जो यूफोरिया है, समाज का जो हेलुसिनेशन है, समाज का जो हिप्नोसिस है, वो हिप्नोसिस आपको पकड़ के रखता है। समाज ने कहा जिंदगी जीने का क्या तरीका, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी लो। आपने पूरा ध्यान किस पे लगाया? नौकरी लेने पे ध्यान लगाया। आपको कोई पूछता है कि क्या करना है, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इसी के अराउंड आपने चला दिया। तो नौकरी ले ली, फिर कहा कि अच्छी सी शादी कर लो, छोकरे से या छोकरी से शादी हो गई, फिर बोला हम दो हमारे दो कर लो, फिर बोला एक गाड़ी एक फ्लैट ले लो, और फिर बोला गाड़ी ले लो। अब प्रॉब्लम है कि समाज की कंडीशनिंग यहीं तक चलती है, क्योंकि इसके आगे समाज बताता नहीं कि आगे क्या करना है। इसके बाद समाज यही बताता है कि एग्जैक्टली ये का ये अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के सिखाओ, कहीं वो इस चेन से बाहर नहीं निकल जाए। तो अब आप 32-33 तक अपना छोड़ के अब इसको पकड़ लोगे आप, और अब इसके दिमाग में यही डालोगे कि ये भी यही तरीके से जिंदगी जिए। दिस इज कॉल्ड मास हिप्नोसिस। एक सोशल हिप्नोसिस से कहते हैं, जिस हिप्नोसिस में आप सोसाइटी को चलाते हैं। लेकिन आपकी जो डीपर वैल्यूज हैं वो इस पॉइंट के बाद में जो समाज ने आपसे एक्सपेक्ट किया था, जब आपने वो सब कर लिया, तो अब अंदर से वैल्यू जोर मारना शुरू करती हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, इज इट गिविंग मी पर्पस, इज इट मेकिंग एनी सेंस टू मी, इज इट मीनिंगफुल। अब वो यूफोरिया हल्का हल्का उतरना लगता है, और अब आपकी डीपर वैल्यूज जोर मारने लगती हैं, और अब ऐसे ऐसा लगता है कि यार गाड़ी भी आ गई है, पैसा भी है, बंगला भी है, घर भी बना लिया है, जो समाज ने कहा था वो सब कर लिया है, इनकी ईएमआई भी टाइम टू टाइम चुका रहा हूँ, लेकिन फिर मजा क्यों नहीं आ रहा जिंदगी के अंदर। ठीक है। अब आपकी वैल्यूज उस मिस अलाइनमेंट को, क्योंकि वो यूफोरिया अब खत्म हो गया है, अब उस मिस अलाइनमेंट को आप महसूस करना शुरू करते हैं। तो इसलिए देखें कि आपका फुलफिलमेंट आपकी गाड़ियों में, आपके बंगलों में, आपके बच्चों में, आपके घरों में, आपकी सफलता में नहीं है। फुलफिलमेंट इज नॉट इन अचीवमेंट, फुलफिलमेंट इज इन अलाइनमेंट। ठीक है। इसका मीनिंग समझिएगा डीपर लेवल पे। सपोज इफ मनी इज इन योर वैल्यू, पैसा आपकी वैल्यू में है, और आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बेहद पैसा आता है, आप एक बेहद फुलफिल्ड इंसान रहेंगे। आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं रहेगी। इसलिए आप देखते हैं कई पॉलिटिशियन समहाउ, समाज की दृष्टि से देखें तो गलत काम करने के बावजूद भी बेहद खुश और फुलफिल्ड लाइफ जी लेते हैं, विदाउट इवन सिंगल स्पैक ऑफ रिग्रेट इन देयर लाइफ, बिकॉज उसकी वैल्यू में पावर था, और उसने हर वो काम किया जिससे उसको पावर मिले, इसलिए वो फुलफिल्ड है। ठीक है। तो फुलफिलमेंट कहाँ से आएगा? किसी इंसान की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन है, तो इसका फुलफिलमेंट आएगा। शायद गरीब बच्चों के लिए कुछ करेगा, अनाथालयों में कुछ करेगा, उससे वो अपना फुलफिलमेंट लेगा, क्योंकि अलाइनमेंट में जी रहा है। एपीजे कलाम को देखें आप, ऐसी ऐसी पोजीशंस में रहे, चाहते तो न जाने कितने करोड़ों बना लेते। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, जो सिंपल सैलरी भी मिलती थी उसको भी करते थे।
कंप्लीटली इन अलाइनमेंट, फुलफिल्ड थे, राइट? तो इट्स अ मोर अबाउट अलाइनमेंट। क्या आप अपनी वैल्यू से अलाइनमेंट में है क्या? तो इसको ध्यान से समझिए अब जो मैं कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, अचीवमेंट बिना अलाइनमेंट के भी आ सकता है। कि अचीवमेंट क्या है, कि आपके माता पिता ने बचपन से आपको ट्रेन किया कि तुझे ये करना है, तुझे ये पाना है, या फिर आपने अपने दोस्तों में किसी को कुछ करते हुए देख लिया और आपने कहा मुझे भी ये करना है। तो आपने देखा कि आपका परिवार बिजनेस करने वाला है और आपने भी कहा कि मैं भी बिजनेस करूंगा, आपने बिजनेस चालू कर लिया, बिजनेस को सफल भी बना दिया, लेकिन अब आप बैठ करके सोच रहे हैं यार, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी। गेटिंग इट? तो कई बार आप अचीवमेंट तो काम करके मेहनत करके ला ही सकते हैं। कई बार आप ऐसा गोल ले लेंगे कि जो गोल आपसे अलाइनमेंट में नहीं था, आपने मेहनत कर ली, सब करके आपने गोल पा भी लिया, लेकिन अब गोल पाने के बाद पता चला कि ये तो चाहिए नहीं था जिंदगी में। ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट में अचीवमेंट नहीं आएगा, अलाइनमेंट में भी आ सकता है अचीवमेंट। ठीक है? लेकिन फुलफिलमेंट तब आएगा जब अलाइनमेंट होगा। अचीवमेंट बिना अलाइनमेंट के भी आ सकता है आपके जीवन में। ठीक है? और ऐसा अचीवमेंट लॉन्ग टर्म पे जाके आपको एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा। मेरे क्लाइंट थे, बहुत बड़े क्लाइंट, ठीक है, मशहूर, बड़े, हाईली सक्सेसफुल, एंड एक्सट्रीम एंजाइटी, फोबिया, अंदरूनी बहुत सारे इश्यूज, इतना अचीवमेंट लेकर भी। जब हमने उनके साथ में डीपर कोर वैल्यू एनालिसिस किया, तो कोर वैल्यूज कुछ और ही निकली उनकी। जो वो काम कर रहे थे उससे उनकी कोर वैल्यूज का लेने देना ही नहीं था। क्योंकि उनमें एक स्किल थी काम करने की, तो अचीवमेंट तो ले गए वो, लेकिन जब अचीव कर लिया, इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीटली मिसअलाइंड हो गए। तो फुलफिलमेंट कहाँ से आएगा? क्लियर है? फ्रॉम वेयर यू विल गेट फुलफिलमेंट? व्हेन वी आर अलाइंड विथ आवर वैल्यूज। Why most of the humans are going through so much stress and issues and societal? और आपको पता है, आप अगर सुसाइड्स पे रिसर्च करेंगे तो बहुत कम सुसाइड है जो इसलिए हुई है क्योंकि इंसान के पास में पैसा नहीं है, या घर नहीं है, या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से हुई है। क्लियर है जी? तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोर वैल्यू क्या है। व्हाट आर माय डीपर कोर वैल्यूज? तो इस कोर्स में मोस्ट, कल हमारा वैल्यू का भी आएगा चैप्टर, कल वैल्यू एक्सप्लोरेशन भी हम करेंगे। तो कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, और फिर ये चेक करना कि मैं जो अभी जिंदगी जी रहा हूँ, उस जिंदगी में मेरी वैल्यूज कितनी अलाइनमेंट में है। अगर मिस अलाइनमेंट में है, तो फिर क्या करने का, इस तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू करें कि जिससे आप जो काम कर रहे हैं या फिर जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपनी वैल्यूज के साथ में अलाइनमेंट में आने लगे। क्लियर है जी? तो आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट या तो वैल्यू लेवल पे एग्जिस्ट करेंगी, कि दो वैल्यू आपस में टकरा रही हैं। कई बार वैल्यू और बिलीफ आपस में टकरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वैल्यू में मनी है, मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मगर आपका बिलीफ है दैट रिच पीपल आर इविल। ठीक है? और आपकी आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ गुड पर्सन। अब देखिए, आइडेंटिटी में है आई एम अ गुड मैन, बिलीफ में है रिच पीपल आर इविल, और वैल्यू में मनी है। ये आदमी का तो ऐसा गुच्छा बनेगा अंदर, मतलब उलझ जाएगा ये पूरा, इसको सुलझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी।
एक इंसान कह रहा है आई वांट टू बिकम रिच, अंदर दो बिलीफ पड़े हैं, लकी पीपल बिकम रिच एंड आई एम नॉट लकी। बताइए, इसका गुच्छा नहीं बनेगा? ये कह रहा है आई वांट टू बिकम रिच, ये इसने प्रेजेंट में गोल ले लिया कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन इसका डीपर दो बिलीफ चल रहे हैं कि लकी पीपल बिकम रिच, अमीर जो लकी होते हैं वही अमीर बनते हैं, और एक दूसरा बिलीफ है कि मैं तो लकी नहीं हूं। अब ये परेशान होता रहेगा कि यार मेरे में नॉलेज ज्यादा है, मेरे में स्किल ज्यादा है, सब कुछ, ये मेरा जो दोस्त था इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर मैं अमीर क्यों नहीं बनता हूँ, ये कैसे पैसा कमा लेता है इतना, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी बिलीफ लेवल पे पहले क्लियरेंस करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, स्किल होने के बावजूद भी ये वो सक्सेस नहीं देख रहा होगा, या फिर ये वो सफलता नहीं देख पा रहा होगा, या फिर अपने जो चीज पाना चाहता है उतनी नहीं पा पाएगा। क्लियर है जी? सो वैल्यू क्लियर, सबको सेम पेज लिख दें अगर अभी तक सब सेम पेज पे हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलपी का। कितनों को मजा आ रहा है आज की क्लास में? न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट खुद को समझने के लिए, और कहाँ हम अटकते हैं, कहाँ से हमारे अंदर द्वंद्व और डुअलिटीज पैदा होती हैं, ये बेहद मदद करता है। अगला टॉपिक देखें। अगला जो लेवल है हमारा, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, जो भी आप आई एम के बाद लगा रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आपकी आंतरिक छवि। बिलीफ और वैल्यू डिफर कैसे करते हैं? बिलीफ मतलब जो चीजें आपने सच मानी है, जो चीजें आप मन में सच मान के चल रहे हैं, जैसे कि अमीर लोग बुरे होते हैं, ये बिलीफ है। ठीक है, और मनी, ये वैल्यू है कि मनी इज इंपॉर्टेंट टू लिव। अभी हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में एग्जैक्टली यही निकालेंगे कि किस लेवल पे आप अटके हैं, कौन सा लेवल आपको गोल तक पहुंचने से रोक रहा है। आंतरिक छवि मतलब सेल्फ इमेज, इंटरनल इमेज। और आइडेंटिटी लिखा तो है ललिता। आंतरिक छवि मतलब आइडेंटिटी। इंग्लिश की तो हिंदी करके बताई मैंने। तो आप देखें, आई एम के बाद आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू पुटिंग आफ्टर आई एम? ओके, आई एम पुअर, आई एम फैट, आई एम अस्थमेटिक, आई एम डायबिटिक, आई एम मिडिल क्लास, आई एम रिच। आपकी आंतरिक छवि, आपकी आइडेंटिटी है आई एम फैट, और आपने ज्वाइन कर लिया जिम। यानी कि आपके बिहेवियर में आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज, राइट? जिम जाके एक्सरसाइज करना कौन से लेवल पे है? जिम एनवायरनमेंट हो गया, एक्सरसाइज बिहेवियर लेवल पे आ गई। ठीक है, लेकिन आपकी डीपर आइडेंटिटी जो है वो इस बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि डीपर आइडेंटिटी अलग है आपकी। आपने अंदर अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट है कि आई एम अ फैट पर्सन, आई एम फैट। फैट कौन होता है, उसकी डेफिनेशन आपके ब्रेन को क्लियर है। फैट वो है जो मोटा है, राइट, जो फिट नहीं है, वो क्लियर है। अब आप जिम जा रहे हैं, आप एक बिहेवियर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज का बिहेवियर फैट इंसान की इमेज के साथ में मैच नहीं होता है। तो यानी कि आपको कोई इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है।
यू हैव टू एक्सरसाइज योर विल पावर। आपको अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट में जाके कुछ करना है तो आपको विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम विल पावर का ये है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, हर रोज इसे रीसेट करना पड़ता है हमें। तो अब होगा क्या कि कुछ दिनों तक तो विल पावर काम करेगी, लेकिन देन जब आपकी वीक पॉइंट होंगे, जब आपकी विल पावर उस लेवल पे नहीं होगी, योर आइडेंटिटी विल टेक ओवर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्नैपबैक इफेक्ट। इसलिए आपने देखा है बहुत सारे लोग 15 दिन के लिए शराब छोड़ते हैं, 15-20 दिन के लिए सिगरेट छोड़ते हैं, 10-15 दिन के लिए जिम जाते हैं, 20 दिन के लिए जिम जाते हैं, 2-3 दिन किताब पढ़ना शुरू करते हैं, कोई नई आदत करते हैं तो थोड़े दिन के लिए करते हैं, फिर बैक ऑन ट्रैक। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है ये मुझे चैट बॉक्स में बताएं, इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव अपने बिहेवियर लेवल पे लाना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना जरूरी है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज नॉट टू जनरेट बिहेवियर। पहला स्टेप बिहेवियर जनरेशन का नहीं है, जिम की मेंबरशिप लेने का नहीं है। पहला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट लाने का। ठीक है। तो सपोज आई एम प्रोकेस्टिनेटर, ये इमेज है, आई एम प्रोकेस्टिनेटर। प्रोकेस्टिनेटर की डेफिनेशन क्या है? वो जो हर काम को कल पे टाले। तो आप वही तो कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जो प्रोकेस्टिनेटर करता है वही तो आप कर रहे हैं। तो इट इज कंप्लीटली कंसिस्टेंट विथ योर आइडिया ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। इनकंसिस्टेंसी तो तब आएगी जब आप प्रोकेस्टिनेटर हैं लेकिन काम टाइम पे कर रहे हैं। यस और नो? इनकंसिस्टेंसी तो तब आएगी ना। दैट्स व्हाई पीपल स्ट्रगल। ये पता होते हुए कि प्रोकेस्टिनेशन अच्छी बात नहीं है, फिर भी 80% लोग प्रोकेस्टिनेशन में हैं। ये जानते हुए कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी प्रोकेस्टिनेट करते हैं। यस और नो? ये जानते हुए कि मुझे ये आदत छोड़नी है, ये आदत लगानी है, पता भी है, स्टेप्स भी पता है। मुझे बताएं, दुनिया के कौन से इंसान को ये नहीं पता कि वेट लूज कैसे होता है? क्या अंबानी के बच्चे को पता नहीं है वेट लूज कैसे होता है? हुँ? ये अंबानी को नहीं पता वेट लूज कैसे होता है? मतलब आप लास्ट टाइम ऐसे कौन से आदमी से मिले थे जो वेट इसलिए लूज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता नहीं है कि कैसे होता है? भारत जैसे देश में पता नहीं होने का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आप घर में एक बार छींक के देख लें, 50 प्रकार के कार्डों की रेसिपी आ जाएगी आपके पास में। वेद बैठे हुए हर घर के अंदर। ठीक है। हर घर में वेद जी बैठे हैं। आप देखें 50 उपाय, हर इंसान जो घर आएगा, आपके जुकाम हो जाए, आपके हर घर में जो रिश्तेदार आएगा कोई ना कोई नुस्खा बता के जाएगा आपको। पता होने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ध्यान दें, योर आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। ठीक है। और एक और चीज आपसे कह दूं कि विल पावर सिर्फ तब तक ही लग सकती है जब तक कोई बिहेवियर ऑटोमेटिक नहीं हो गया है। एक बार कोई बिहेवियर ऑटोमेटिक हो चुका है, उसके बाद में विल पावर का यूज आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के साथ में पहली बार थे और किसी दोस्त ने पहली बार सिगरेट ऑफर करी,
तो यू कैन कंप्लीटली यूज योर विल पावर. विल पावर हैज अ रोल हियर. लेकिन एक बार आप एडिक्ट हो गए, उसके बाद में विल पावर ज्यादा रोल अदा नहीं कर पाएगी. ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 दिन 20 दिन विल पावर का प्रयोग कर पाएंगे. बिकॉज आई एम एन एडिक्ट. एडिक्ट क्या करता है? एडिक्ट वो है जिसका काम पे कंट्रोल नहीं है. राइट. तो अगर आप ऐसा बिहेवियर करोगे जो आपकी आइडेंटिटी से इनकंसिस्टेंट है, तो आपके ब्रेन का मेंटल मॉडल हिलने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो वापस आपको शेप करता है, आपके बिहेवियर्स को, और सेल्फ के कॉन्सेप्ट, जो आपका आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको और आपके बिहेवियर को वापस मैच करा देता है. और ध्यान दें, आपकी आइडेंटिटी का कंट्रोल है आपके बिलीफ पे, आपके थॉट्स पे, इन सब पे आपकी आइडेंटिटी कंट्रोल करती है. तो पता है क्या होगा? आप विल पावर का प्रयोग करके 1 महीना 1.5 महीना, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो 2 महीने तक शायद आपने हो सकता है जबरदस्ती किया, लेकिन फिर सडनली बीच में एक शादी आ गई, आप जिम जा रहे थे, शादी आ गई, आइडेंटिटी मौका देख लेगी और आपके अंदर एक कॉन्वर्सेशन चालू करेगी कि यार 5 दिन शादी के हैं, शादी तो बार बार नहीं आती है, दोस्त की शादी है, इस दोस्त की शादी में तो पीना ही पड़ेगा, दोस्त की शादी में तो खाना ही पड़ेगा, 5 दिन छुट्टी कर देता हूँ, 5 दिन जिम जाके क्या करूंगा. अब ये 5 दिन जब आपको खसकाते खसकाते कब आपकी पुरानी आदत में से निकाल करके, मतलब आपने जो हेल्थ की हैबिट लगाई थी उसमें से निकाल देगा, और निकाल करके वापस आपको पुराने में डाल देगा. इसलिए रिसर्चेस बताती हैं कि 80% लोग जो वेट लूज करते हैं वो 6 महीने में वापस गेन कर लेते हैं. क्लियर? तो कहाँ काम करना जरूरी है? आइडेंटिटी पे काम करना जरूरी है अपने बिहेवियर बदलने से पहले. इसलिए अब आपको समझ में आएगा, ये जो बार बार आप सुबह उठने का आइडिया लाते हैं और अलार्म लगाते हैं, तो ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, या फिर बार बार ये जो एक्सरसाइज करने का, योगा करने का जो हम प्लान बनाते हैं, ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं होते. ये जो 31 दिसंबर की रात को हम इतने ज्यादा वादे, दावे, प्रतिज्ञाएं, निर्णय, निश्चय, रेजोल्यूशंस करते हैं, और 15 जनवरी इज द मैजिकल डेट. 15 जनवरी वो जादुई तारीख है जिसपे 85% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को तोड़ देते हैं. ठीक है. तो पहले अपने आइडेंटिटी को तैयार करें. ठीक है, हमें अपनी आइडेंटिटी को पहले तैयार करना होगा. फिर बिहेवियर्स एंड हैबिट्स एंड एवरीथिंग एल्स विल कम नेचुरली टू यू. फिर चीजें नेचुरली आपके अंदर आने लगेगी, अंदर से. आपकी आइडेंटिटी आपके अगेंस्ट में नहीं रहेगी, आपके सपोर्ट में रहेगी. सपोज आप अंदर मानते हैं आई एम एन ऑनेस्ट मैन. आप एक ऑनेस्ट इंसान की आइडेंटिटी रखते हैं. ठीक है. सपोज आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यू में ऑनेस्टी है, देर इज ऑनेस्टी इन योर वैल्यू, और आपकी आइडेंटिटी में क्या है, आई एम एन ऑनेस्ट मैन. और आपका बिलीफ क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ये इंसान देखिए कंप्लीटली अलाइनमेंट में, इसका बिलीफ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसकी वैल्यू में ऑनेस्टी है, और इसने मान भी क्या रखा है, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. अब सपोज इसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जिस लड़की की वैल्यू में मनी है. अब ये आदमी एक गवर्नमेंट नौकरी में है जिसमें रिश्वत ली जा सकती है. अब इनके पड़ोस में एक दूसरा दोस्त रहता है जो सेम नौकरी में है. उस दोस्त के पास में बड़ी गाड़ी है, उसके बच्चे बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं. अब इस लेडी को ये पसंद नहीं आ रहा, तो ये लेडी अपने पति को रोज कोसती है कि हरिश्चंद्र बनने से क्या होगा, इधर देखो बच्चों को कितने बढ़िया एजुकेशन कर रहे हैं. क्या करोगे सच्चाई का? बैंक में डिपॉजिट करोगे क्या इसे? बच्चे की फीस भर दोगे इससे? लेकिन ये इंसान अड़िग रहता है, सख्त रहता है, पिघलता नहीं है. लेकिन रोज ताने सुन सुन के एक दिन ऐसा होता है कि ये पिघल जाता है, और ये थोड़ा सा पैसा ले लेता है किसी से. अब इसने पैसा ले तो लिया, लेकिन अब इसकी रातों की नींद खराब हो जाएगी. इसको पकड़े जाने का डर रहेगा, इसके अंदर गिल्ट रहेगी. कॉन्स्टेंटली दिस पर्सन विल फील गिल्टी अबाउट इट कि ये मैंने क्या कर लिया.
तो ये जो हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज क्या है? यही अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा आती है आपके बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी मिल करके आपकी अंतरात्मा बताता है। ठीक है, तो जब आप अपनी अंतरात्मा के अगेंस्ट में जाकर के कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से एक आवाज क्रिएट करती है कि ये सही नहीं है जो तुम कर रहे हो। क्लियर? इसलिए जिस इंसान की अंतरात्मा में ऑनेस्टी नहीं है, वो लिए जा रहा है अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, और वो खुश भी है। उसको जरा सा ख्याल नहीं आ रहा है कि ये मेरा बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मजे मार रहा है जिंदगी के। ठीक है, अब समाज के हिसाब से वो गलत है, मोरालिटी के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो अगर हम मोरल ग्राउंड में जज करेंगे तो वो इंसान गलत कर रहा है, लेकिन मोरालिटी उसकी वैल्यू में ही नहीं है, तो आपको गलत लगेगा, लेकिन वो मजे में है। ठीक है जी। तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद में नेक्स्ट लेवल क्या है? पर्पस। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है? कि जैसा आपका पर्पस है, उस पर्पस से मैच करती हुई आइडेंटिटी होनी चाहिए, उससे मैच करते हुए वैल्यू में होने चाहिए, उससे मैच करता हुआ बिलीफ सिस्टम होने चाहिए। तब आप उससे मैच करती हुई स्किल, बिहेवियर, हैबिट पैदा करेंगे जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरमेंट। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। लेकिन कई बार इंसान का गोल कुछ और है। ठीक है, उसका वैल्यू कुछ और है, उसका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, उसकी आइडेंटिटी कहीं और जा रही है, और है वो अलग ही एनवायरमेंट में। ठीक है, तो जब एक अलाइनमेंट इन सातों लेवल पे आ जाता है, कि यानी कि आपने अपना एनवायरनमेंट भी वैसा बनाया है, आपने अपने बिहेवियर्स वैसे किए हैं, आपने अपनी स्किल सेट्स को ऐसा इवॉल्व करा है, अपने बिलीफ सिस्टम से आप अलाइनमेंट में हैं, बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी आपके अलाइनमेंट में है, जो गोल आपने रखा है उस गोल के ऊपर। डन। और आइडेंटिटी पे एक और चीज आपको कह दूं कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है। हमारी जो कोर आइडेंटिटीज हैं, वो कोर आइडेंटिटीज की लेयर है, परत है। आप जब पैदा होने से लेकर के अभी जो आप हो ना, आपकी परतें हैं, लेयर्स हैं, जैसे अनियन की, प्याज की लेयर नहीं होती, एक लेयर उतारते हैं तो दूसरी निकलती है, दूसरी निकालते हैं तो तीसरी निकलती है, तीसरी निकालते हैं तो चौथी है। हमारी भी ऐसी लेयर्स हैं, और जिस लेयर के साथ आप सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड हो, वो लेयर आपके बिहेवियर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। देखिएगा, आपकी सबसे पहली लेयर होती है स्पीशी आइडेंटिटी। स्पीशी यानी हम क्या, ह्यूमंस हैं? क्या आप एक ह्यूमन है? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बहुत बार बोलते होंगे आप। तो जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो आपसे कुछ बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप करें, और कुछ एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ना करें। यस और नो? हर आइडेंटिटी के साथ में कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, समाज जो आपके ऊपर डालता है। तो आपकी सबसे गहरी परत कौन सी है? सबसे डीपर परत क्या है? ह्यूमन। इसलिए शेरों की दुनिया में कभी डिबेट नहीं हो रहा कौन वेजिटेरियन होगा, कौन नॉन वेजिटेरियन होगा। ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो आप अगर एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपसे कंपैशन, लव, जस्टिस, फेयरनेस, इन सब चीजों की आशा रखी जाती है। समाज आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि ह्यूमन है तो ये चीजें उसके बिहेवियर में होनी चाहिए। तो आपकी जो सबसे डीपर आइडेंटिटी है, सबसे निचली परत जो है, वो है स्पीशी आइडेंटिटी।
अब इस स्पीशी आइडेंटिटी के ऊपर समाज एक लेयर चढ़ाता है, दूसरी लेयर आती है, और आपकी दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है? जेंडर आइडेंटिटी। कि ह्यूमन में आप मेल हो कि फीमेल हो। आप अगर मेल हो तो आपके कुछ डूज हैं, आपके कुछ डोंट्स हैं। आप अगर फीमेल हो तो आपके कुछ डूज हैं, आपके कुछ डोंट्स हैं, जो समाज आपके ऊपर डालता है। तो अब एक आदमी अगर मेल से आइडेंटिफाइड है कि आई एम अ मेल, अगर इस चीज से वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड है, तो इसको पता है कि बचपन में कहा था क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ये रोता है, तो इसको गलत माना जाता है कि तो अपनी आइडेंटिटी से विपरीत जा रहा है। इसलिए बहुत से लोग जो डीपली अपनी मेल आइडेंटिटी से कनेक्टेड हैं, ये अपने वीक इमोशन कभी बताएंगे नहीं, या रोएंगे नहीं, या फिर अपने आप को वीक नहीं बता पाएंगे ये। इसलिए आप जानते हैं कि हालांकि इसके बायोलॉजिकल रीजन भी हैं, लेकिन मेल टू फीमेल रेशियो की अगर बात करें, तो अगर 100 सुसाइड होती हैं, तो 100 में से 65 मेल करते हैं, 35 ही फीमेल करती हैं। तो सुसाइड ज्यादा मेल करते हैं, और इवन हार्ट अटैक्स भी ज्यादा मेल को आते हैं। बायोलॉजी भी निर्भर करती है, लेकिन एक रीजन है सप्रेशन, इमोशंस को सप्रेस करना। तो जेंडर आइडेंटिटी है हमारी। फिर एक और लेयर है हमारी, जेंडर के बाद में आती है रिलीजियस आइडेंटिटी। आपके अंदर रिलीजन आइडेंटिटी भी होती है। आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई। रिलीजन के अंदर एक सब आइडेंटिटी कास्ट की आ जाती है, कि रिलीजन में भी लोग आई एम पटेल, आई एम शाह, आई एम सिंधी, आई एम राजपूत, ठीक है, वो अंदर कास्ट आइडेंटिटी भी ले लेता है। और जेंडर और रिलीजन के बीच में एक और न्यूट्रल आइडेंटिटी आती है, वो है नेशनल आइडेंटिटी। आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन। तो सपोज आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी से बहुत जुड़े हुए हैं, इफ यू आर डीपली कनेक्टेड विथ योर आइडेंटिटी, आपसे कभी रोड पे कचरा नहीं फेंका जाएगा, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज इतनी पावरफुल होती हैं दोस्तों, कि अगर आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी से जुड़े हैं, बहुत डीपली जुड़े हैं, तो कई बार मौका आने पे पता है बाकी सारी लेयर हट जाएंगी, और उस मौके में जिस आइडेंटिटी की जरूरत है वो आइडेंटिटी बिल्कुल सामने आ जाएगी। जैसा कि यूक्रेन में हुआ। अगर आज कोई युद्ध हो और ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो आप भले ही डरपोक किस्म के इंसान हो, तो भी हो सकता है कि आपके अंदर की नेशनल आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाए और आप युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूक्रेन में यही हुआ था। इसलिए आपको पता है राष्ट्रगान की क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने देश की कल्चर के बारे में एजुकेट करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपका फ्लैग, आपका राष्ट्रगान, आपकी एजुकेशन स्पेशली अबाउट योर कल्चर, ये आपकी नेशनल आइडेंट आपको नेशनैलिटी से आइडेंटिफाई करती है। इट मेक्स यू अ रीजन ऑफ प्रेस्टीज। और आज कई लोग होते हैं जो अपने आप को शेम में देखते हैं, जिनको पता नहीं है वो। तो हाउ डीपली यू आर आइडेंटिफाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिलीजन आ गया, रिलीजन कास्ट आ गया। अब इसके बाद में आती है रोल आइडेंटिटी। ऊपर की सारी आपके हाथ की है ही नहीं। ह्यूमन बाय चांस, जेंडर बाय चांस, नेशन बाय चांस, रिलीजन कास्ट बाय चांस। रोल आइडेंटिटी क्या है देखिए। रोल, आई एम मदर, आई एम फादर, आई एम हस्बैंड, आई एम सन, आई एम डॉटर, आई एम डॉटर इन लॉ, आई एम एम्प्लॉई, आई एम सीईओ, आई एम मैनेजर। ये सब है रोल आइडेंटिटीज आपकी। ज्यादातर लोग सिर्फ रोल आइडेंटिटी जीने में लगे हैं, ठीक है।
दृश्यम 2 में विजय सलगावकर कंप्लीटली आई एम अ फैमिली मैन, यानी कि आई एम के बाद में फैमिली मैन है, तो फैमिली मैन कौन है? जिसके लिए सिर्फ फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है। सही गलत, अच्छा बुरा, समाज ना समाज, फेयरनेस अनफेयरनेस, जस्टिस इनजस्टिस, नथिंग मैटर्स। तो उसका पूरा बिहेवियर जो है, वो पूरा बिहेवियर किसके अराउंड है? आई एम फैमिली मैन के अराउंड है। आई एम ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे, बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ आई एम फैमिली मैन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है जी? तो आप किस परत से जुड़े हैं, कितने आइडेंटिफाइड हैं, उसी रोल को आप सबसे ज्यादा जी रहे होंगे।